विस्तार से बात करते हैं और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन रश्मि सलूजा। रश्मि, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट करेक्शन में। और चलिए यहाँ पर हम विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे किस तरह से आपका कारोबार आगे बढ़ रहा है। तो स्ट्रैटेजी के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, जहाँ पर मुझे बताएं लगभग 3 से 5 साल के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी आपने उकेरी हुई है। थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने कल सारे बैंक्स को अपना जो बकाया पैसा था वन टाइम सेटलमेंट का वो हम लोगों ने पे कर दिया है और अब हम लोग कैप रिमूवल की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद हम लोगों का बिजनेस जो इतने समय से 4 साल से हम लोग अंडर करेक्टिव एक्शन प्लान थे, अब वो खत्म होने के बाद हम लोग उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करेंगे। हम लोगों ने 2 तरीके से प्लान बनाया है पूरे कंपनी की फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के लिए। आरईएल के लिए एक शॉर्ट टर्म प्लान है और एक मिड टर्म प्लान है, जिसके लिए हम लोगों ने हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारा ओटीएस कंप्लीट होगा तो हम जो आगे से हम लोगों ने तैयारी करी थी टू क्रिएट अ 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें एग्जिस्टिंग बिजनेसेस की स्ट्रेंथ को देख करके और बिजनेसेस लेकर के आ रहे हैं, जिससे हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी आगे। उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग है, वेब एग्रीगेटर का बिजनेस है, एआईएफ है, एआरसी है, डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट है। ये सारी बिजनेसेस जो हैं हम लोग अगले कुछ महीने से में शुरू करेंगे और एक डेढ़ साल के अंदर हम ये सारी बिजनेसेस को पूरा करने के बाद एक कंपनी को कंप्लीटली जो बैक इन गुड ग्लोरी लेकर के आएंगे बाय मेकिंग इट वन ऑफ वेरी वेरी सीरियस, वेरी क्रेडिटेबल एंड वेरी ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेयर। करंटली जो इन्वायरमेंट में हम हैं रश्मि, क्या क्या चैलेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं जो अगर हट जाएं तो शायद आगे बढ़ने में सेक्टर के लिहाज से आपको आसानी होगी? मुझे इस वक्त कोई भी चैलेंज नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त बिजनेस हमारे लिए बहुत कंड्यूसिव है, हमारी कंट्री के लिए बहुत कंड्यूसिव है। आई डोंट थिंक सो इससे अच्छा हमारा कभी भी एनवायरनमेंट रहा हो। हमारे को हमेशा से अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट से अलग करके देखना चाहिए, क्योंकि वी वर्क ऑन अ वेरी डिफरेंट ट्रैजेक्टरी, वेरी डिफरेंट सेंटिमेंट्स। सिर्फ एक चीज है कि अगर हम लोग रेगुलेटेड बिजनेस को रेगुलेटर्स के हिसाब से करें और उनकी गाइडलाइंस को हम लोग अगर डिविएट नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। हम लोगों का डोमेस्टिक स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है और इस डोमेस्टिक स्ट्रेंथ के कारण ही बहुत ही इंटरनेशनल पार्टनर्स, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स और बाकी के जो लोग हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कारण आना चाह रहे हैं। हमारे पास बहुत इसके बारे में क्वेरीज आती हैं और अभी हम लोग क्योंकि वी वर नॉट बिजनेस रेडी, इसीलिए हम लोगों ने अभी उनको बहुत एंटरटेन नहीं किया है। बट आई डोंट सी देयर इज एनी चैलेंज इन वर्किंग इन इंडिया इन द प्रेजेंट एनवायरनमेंट, देयर इज नन। रश्मि, तमाम निवेशक इस बात को जानने के लिए इच्छुक हैं जो वन टाइम सेटलमेंट किया गया है 16 लेंडर्स के साथ, उसके बारे में हमें जानकारी दें। हम लोगों ने 4 साल पहले जब नया मैनेजमेंट और नया बोर्ड आया था तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था, जब फॉरेंसिक हम लोगों ने इंटरनल फॉरेंसिक किया तो सबसे ज्यादा पता चला कि जो मिसमैनेजमेंट और साइक्लिंग ऑफ पैसा है कंपनी का, वो रेलिगेयर फिनवेस्ट से है, जो कि एक एनबीएफसी है हमारी। और उसके कारण पूरी की पूरी ग्रुप के ऊपर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा था और हम लोग वी हैड बिकम अ वेरी डेटेड कंपनी। उसके बाद हम लोगों ने अंडर जून 7 सर्कुलर आरबीआई का आया, जिसमें डेट रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबिलिटी थी। हम लोगों ने डेट रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम किया। अनफॉर्चुनेटली जिस कंपनी के साथ हमने किया वाज द चैटर्जी ग्रुप, बट आरबीआई डिड नॉट गिव अ फिट एंड प्रॉपर फॉर दैट। उसके बाद हम लोगों ने ओटीएस के ऊपर काम करना शुरू किया और ओटीएस वाज अ वेरी वेरी गुड थिंग। हम लोग वी आर वेरी थैंकफुल दैट वी हैड टू कंप्लीट एन ओटीएस। हमने ओटीएस किया, जिससे हमारे को कंपनी की स्ट्रेंथ समझ में और ज्यादा आई और हमारी कंपनी अब हमारे पास है फुल्ली 100% सब्सिडरी है आरईएल की, जिसके कारण वी जस्ट कंप्लीटेड 2308 करोड़ की सेटलमेंट हमने अभी कंप्लीट करी है, विच इज वन ऑफ इट्स मोस्ट यूनिक वे ऑफ सेटलिंग द थिंग। पूरे कोविड के वक्त हमारी टीम ने 9,000 करोड़ का जो है बैंक्स को वापस किया, जिससे बैंक्स की ट्रस्ट
हमारी कंपनी के प्रति बड़ी है और उन्होंने ओटीएस हमारे साथ किया है। रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लायंस होकर के काम किया है। अगर ये दो चीजें हम लोगों ने बैंक्स का इंटरेस्ट विच इज बेसिकली अ कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी, और हम लोगों ने रेगुलेटर्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के काम किया, इसलिए ये हमारा अच्छे से हुआ। एंड द जर्नी ऑफ 4 years जर्नी, जिसमें हम लोगों ने लीगल केसेस लड़ करके अपनी कंपनी का जो पैसा था वो हम लोगों ने लाने की कोशिश करी, कंप्लायंस के हिसाब से पूरा करने की कोशिश करी, और कलेक्शंस एंड रिकवरी इतनी स्ट्रांग थी कि हम लोगों ने आरईएल से 220 करोड़ जरूर पाए आरएफएल के लिए। रेस्ट पूरा का पूरा पैसा उन्होंने ऑर्गेनिकली रिकवरी एंड कलेक्शन से कंप्लीट करके ओटीएस किया है। रश्मि, अभी क्योंकि आपने अपने जवाब में कहा कि फोकस आपका डोमेस्टिक बाज़ार पे है और इंटरनेशनली भी आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इस पर बात करना है क्योंकि बहुत रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग के फाइनेंस बिजनेस पे आपका फोकस रहेगा ज़्यादा। किस तरह से इस पर आप लोग अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, कौन कौन से पॉकेट्स हैं जहाँ पर आपका फोकस रहेगा, और स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपना दबदबा बनाने के पीछे क्या होगी? अफोर्डेबल हाउसिंग की हमारी एक अलग कंपनी है जो रेलिगे फिनवेस्ट की एक सब्सिडरी कंपनी है। रेलिगे फिनवेस्ट की सब्सिडरी कंपनी होने के कारण जब ये कैप में था, जबकि हाउसिंग कंपनी के ऊपर कैप नहीं था, पर क्योंकि ये सब्सिडरी कंपनी थी आरएफएल की तो उसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा, जबकि अपने आप से हम लोगों ने उसके ऊपर बिजनेस किया था और वो प्रॉफिटेबल भी रही, पर उसकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो हम लोगों को नहीं देखने को मिली, क्योंकि ओवरहैंगिंग ऑफ आरएफएल वाज ऑलवेज देयर ऑन आरएचडीएफसीएल। अब हम लोगों की ये स्ट्रैटेजी है कि हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी जो है वो हम डायरेक्टली आरईएल की सब्सिडरी बनाएंगे उसको, और ताकि सारी कंपनीज अपनी खुद की स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करें और अपने खुद के बिजनेसेस को आगे लेकर के आएं और अपनी स्ट्रेंथ के कारण ही रेटिंग पाएं। क्रेडिट रेटिंग शुड बी देयर अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन क्रेडिट्स एंड डिसक्रेडिट्स। इस कारण हम लोग हाउसिंग को ऊपर लेकर के आ रहे हैं। हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो हमारी गवर्नमेंट का और हमारी रिक्वायरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम लोग 10 to 15 लाख ब्रैकेट में हम लोग इसको रखे हुए हैं, हाउसिंग को रखे हुए हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आरएफएल की ओवरहैंगिंग के बावजूद भी एक कंपनी ने अच्छा काम किया और टर्न अराउंड करने के बाद प्रॉफिट्स भी दिखाए हैं, पर अगर ये आरईएल की डायरेक्ट सब्सिडरी बनेगी उसमें जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट है दैट विल बी आवर फोकस। आरईएल इज कमिटेड टू गिव मनी टू हाउसिंग कंपनी, और हम लोगों ने ड्यूरिंग ये पिछले 3-4 साल हम लोगों ने मार्केट को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, और जो भी कंपनीज इस स्पेस में हैं उस स्पेस को समझा है, और हर एक ये हाउसिंग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है और रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हर एक सेक्टोरियल सेक्टर के हिसाब से, हर एक स्टेट के हिसाब से ये अलग तरीके से काम करती है। हम लोगों ने जिन जिन स्टेट्स के ऊपर हम लोगों ने जहाँ पे हाउसिंग को आगे बढ़ाना है उसको डिसाइड किया है, वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है, वहाँ पे हम लोगों ने अपना ह्यूमन रिसोर्स और अपनी टेक्निकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद इसको आगे किया है। रश्मि, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाओं को हमारे सामने रखा। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब जुड़ गए हैं जीएसटी इन्वेस्टमेंट के आदित्य शाह। आदित्य, बताएं क्या आपका अंदाजा है स्टॉक पर? मैम, अभी कंपनी में टर्नअराउंड हो रहा है, टर्नअराउंड कंप्लीट हो गया है, जैसे वन टाइम सेटलमेंट किया है कंपनी ने। मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा कि कंपनी के आगे बिजनेस प्लान क्या होंगे, कि अभी कंपनी पुरानी लायबिलिटीज को ही खत्म कर रही थी। तो जो ये जो पूरे ब्रोकरेज बिजनेस के अंदर थे वो पहले वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और यहाँ पे ग्रोथ की और अच्छी पोटेंशियल है। पर मेरे हिसाब से अभी आगे के प्लान जो है वो ऑपरेशनलाइज होने में टाइम लगेगी। स्टॉक काफी रन हो चुका है, 30-40 के लेवल से 160 के आसपास आ गया है। मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, आगे के प्लान कैसे मटेरियलाइज होंगे, उसके बाद अगर कंपनी एक्सपोजर हो। आदित्य, आप बने रहे हमारे साथ।